डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। मैं जयशंकर सिंह, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक जौनपुर। आज नेटवर्क फ़िल्टर पार्ट 2 क्लास में आप सभी को आमंत्रित करता हूं। मेरी प्रीवियस क्लास में जो नेटवर्क फ़िल्टर पार्ट 1 थी, उसमें मैंने एक फ़िल्टर की डेफिनीशन, इंट्रोडक्शन, फ़िल्टर के विभिन्न उपयोग, क्लासिफिकेशन तथा फ़िल्टर पैरामीटर्स का अध्ययन कराया था। इन पैरामीटर्स के आधार पर लो पास, हाई पास, बैंड पास तथा बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर की प्रॉपर्टीज़, उनके पास बैंड तथा पास बैंड एवं स्टॉप बैंड की प्रॉपर्टीज़, साथ ही जेड नॉट कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एवं एटेन्यूएशन अल्फ़ा का पास बैंड तथा स्टॉप बैंड में जो व्यवहार या विशेषताएँ होती हैं, वहाँ तक अध्ययन कराया था और साथ में एक असाइनमेंट भी दिया था। उसी क्रम में आज मैं आपको आगे प्रोटोटाइप फ़िल्टर अथवा कांस्टेंट के टाइप फ़िल्टर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। देखें इस सेक्शन में सबसे पहले कांस्टेंट के टाइप फ़िल्टर या प्रोटोटाइप फ़िल्टर क्या होते हैं। ये पैसिव फ़िल्टर हैं, तो इनका इंट्रोडक्शन कराएंगे। साथ में कैसे इनको रियलाइज़ करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें एक लो पास फ़िल्टर को लेकर आज उसी का रिप्रेजेंटेशन टी सेक्शन अथवा पाई सेक्शन में पैसिव कंपोनेंट एल या सी लेकर कैसे करते हैं, इसको अध्ययन कराएंगे कि ये क्यों लो पास ही है। साथ में प्रोटोटाइप लो पास फ़िल्टर की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट, डिजाइन इम्पीडेंस आर नॉट, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी, अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फ़ा, फेज कांस्टेंट बीटा के क्या एक्सप्रेशन होते हैं, कैसे इन्हें डिराइव करते हैं, ये समझाया जाएगा। और रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस कर्व जो है विद रिस्पेक्ट टू जो फ्रीक्वेंसी खींचते हैं, जिससे पास बैंड और स्टॉप बैंड को अलग अलग करते हैं और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो ये कर्व भी आप आज खींचना सीखेंगे। और अंत में एक लो पास फ़िल्टर की जो प्रोटोटाइप फ़िल्टर हैं, उनकी कैसे डिज़ाइन क्राइटेरिया है, किस तरह से उन्हें डिज़ाइन करते हैं। अर्थात यदि ये पैसिव कंपोनेंट से या टी सेक्शन या पाई सेक्शन से बनाए गए हैं, तो एल और सी की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, या कितना एटेन्यूएशन पे कौन से कंपोनेंट लेने हैं, तो ये क्राइटेरिया में आपको आज डिस्कस कर लेंगे। और अंत में जो है आज के अध्ययन के आधार पे जो असाइनमेंट होंगे वे दिए जाएंगे। तो लेट अस प्रोसीड नाउ। आज के अध्ययन में सर्वप्रथम प्रोटोटाइप पैसिव फ़िल्टर लेते हैं और अध्ययन शुरू करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि पैसिव फ़िल्टर सामान्यतः सिमेट्रिकल टी अथवा पाई सेक्शन होते हैं, जिनकी सीरीज तथा शंट भुजाओं में रिएक्टिव पैसिव कंपोनेंट ही होते हैं। एक कंपोनेंट इंडक्टर अथवा कैपेसिटर हो सकते हैं। अब प्रोटोटाइप फ़िल्टर या कांस्टेंट के टाइप फ़िल्टर क्या होते हैं। कांस्टेंट के सेक्शन या नियत के सेक्शन फ़िल्टर अथवा प्रोटोटाइप फ़िल्टर ऐसे पैसिव फ़िल्टर हैं जिनकी सीरीज तथा शंट आर्म में स्थित प्रतिबाधाओं का गुणनफल एक कांस्टेंट अर्थात नियत होता है। इनकी सीरीज आर्म में जो इम्पीडेंस है और जो शंट आर्म में इम्पीडेंस है, यदि उनका गुणा कर दें तो हमें एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। देखें, एक पैसिव प्रोटोटाइप फ़िल्टर हमने यहाँ लेने का प्रयास किया है। इसकी सीरीज आर्म जो है बराबर मान के इम्पीडेंस लगे हुए हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल है और ये मान Z1/2 है, तो टोटल सीरीज आर्म में इम्पीडेंस Z1 हो जाएंगे। इसी प्रकार टोटल शंट आर्म में इम्पीडेंस Z2 होंगे, जो Z2 लगा हुआ है। तो Z1 गुणे Z2 ये एक संख्या होती है, K कांस्टेंट होती है। हमेशा Z1 और Z2 का गुणा कांस्टेंट आएगा। तो यदि ऐसा कांस्टेंट यदि हमेशा आए, जो भी हम Z1 और Z2 इस तरह से नेटवर्क में लें, तो हम उसको नियत के सेक्शन अथवा प्रोटोटाइप फ़िल्टर कहेंगे। और इसी कांस्टेंट K को R0 स्क्वायर से भी निरूपित करते हैं, जहाँ R0 को हम डिजाइन इम्पीडेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? R0 को डिजाइन इम्पीडेंस कहते हैं। और ये आपको हम आगे के एक्सप्रेशन में दिखाएंगे कि R0 की जो वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी पे निर्भर नहीं करती है। तो
इस अध्ययन से ये आप देखते हैं कि प्रोटोटाइप पैसिव फिल्टर या नियत के सेक्शन फिल्टर क्या है। वास्तव में ये पैसिव फिल्टर हैं जिनकी सीरीज आर्म और शंट आर्म की प्रतिबाधाओं का गुणनफल एक नियत या कांस्टेंट होता है। इसी क्रम को आगे आपको मैं पैसिव फिल्टर में प्रोटोटाइप फिल्टर में चूंकि 4 तरह के हो सकते हैं, जो पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ाया हूँ कि लो पास भी हो सकते हैं प्रोटोटाइप, हाई पास भी हो सकते हैं, बैंड पास और बैंड स्टॉप भी फिल्टर हो सकते हैं। तो हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम लो पास फिल्टर के द्वारा ही प्रोटोटाइप फिल्टर का निरूपण आपको समझा रहे हैं। तो सबसे अगला लक्ष्य आपका ये होगा कि एक लो पास फिल्टर यदि लेते हैं, मान लीजिए कि 4 तरह के फिल्टर यदि पढ़ने हैं तो एक एक करके ही आप अध्ययन करेंगे। तो आप आज लो पास फिल्टर, प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर की एनालिसिस, डिजाइन, कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ अध्ययन करना चाहते हैं। तो एक लो पास फिल्टर कैसा होगा आपके पास जो है, अभी बात की जाएगी जैसे सिमेट्रिकल टी सेक्शन या पाई सेक्शन हो सकते हैं। तो इसमें भी 2 ऑप्शन है। आप यदि प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर डिजाइन करना चाहते हैं तो आप टी सेक्शन से डिजाइन कर सकते हैं, उसी तरह से आप पाई सेक्शन से भी डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं पहले टी सेक्शन से डिजाइन करके आपको समझाता हूँ और फिर पाई सेक्शन उसके अनुसार ही जो कुछ चेंजेस होंगे वे बताएंगे, और पाई सेक्शन से भी आप डिजाइन कर सकते हैं। तो पहले तो हमें एक ऐसा लो पास फिल्टर के लिए टी सेक्शन लेना पड़ेगा कि जिसमें जो पैसिव कंपोनेंट हम लेंगे और उसको हम देखें कि ये लो पास फ्रीक्वेंसीज को लो पास फिल्टर के रूप में काम करता है कि नहीं, अर्थात लो फ्रीक्वेंसीज को अपने में से जाने दे देगा, तो इसके पास बैंड से लो फ्रीक्वेंसीज गुजरेंगी तथा हाई फ्रीक्वेंसी जो है इसके पास बैंड से नहीं गुजरेंगी। यही इसकी परिभाषा है जो आपको पिछली बार पढ़ाई गई थी। तो लो फ्रीक्वेंसीज को ये पास करेगा और हाई फ्रीक्वेंसीज को नहीं पास करेगा। तो हम एक सिमेट्रिकल टी सेक्शन चूज करते हैं। देखें इसमें सीरीज आर्म में समान वैल्यूज के इंडक्टर लगे हुए हैं L/2 L/2 तथा शंट आर्म में एक सी वैल्यू का कैपेसिटर लगा हुआ है। पहले ये परीक्षण करना अत्यंत उचित रहेगा कि ये टी सेक्शन एक लो पास फिल्टर की तरह कार्य करता है कि नहीं करता है, ये लो पास फिल्टर के अनुरूप है या नहीं है, और ये हाई फ्रीक्वेंसीज को अपने में से गुजारेगा कि नहीं गुजारेगा, ये पहले चेक करना होगा। तो सबसे पहले इसकी सीरीज आर्म की प्रतिबाधा निकाल लेते हैं, फिर इसकी शंट आर्म की प्रतिबाधा निकाल लेते हैं, और इसके अनुसार जो है हम इसमें अब फ्रीक्वेंसीज इसमें पास करें तो इन प्रतिबाधाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करके देखें कि किस तरह की फ्रीक्वेंसीज को अपने अंदर से गुजरने देगा। तो सबसे पहले जो है ये जो है डिफरेंट रेंज की आवृत्तियों को इसका व्यवहार का परीक्षण करने हेतु हमें कुल प्रतिबाधा सीरीज आर्म की निकालनी होगी। तो देखें सीरीज आर्म में L/2 के इंडक्टर लगे हुए हैं, तो इनकी कुल प्रतिबाधा Z1 होगी J ओमेगा और L इक्विवेलेंट जो हो जाएंगे L/2 प्लस L/2। तो ये J ओमेगा L आ जाएगा। ऐसे ही शंट आर्म की कुल प्रतिबाधा कितनी होगी Z2 का मान कितना होगा 1/J ओमेगा C। ये अपनी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास से ये आप जानते हैं कि Z1 हो जाएगा J ओमेगा L और Z2 जाएगा 1/J ओमेगा C। अब इन वैल्यूज को में हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इसमें देते हैं। तो केस 1 लेते हैं कि हम लो फ्रीक्वेंसी मान लीजिए आरोपित कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को अपने इस टी सेक्शन में आरोपित कर रहे हैं। जो प्रोटोटाइप टी सेक्शन हमने लिया हुआ है उसमें लो फ्रीक्वेंसी आरोपित कर रहे हैं। तो देखें Z1 का वैल्यू होता है J ओमेगा L। यदि ओमेगा टेंड्स टू 0 अर्थात ओमेगा लो है, फ्रीक्वेंसी लो है, तो Z1 टेंड्स टू 0 अर्थात जो प्रतिरोध जो है सीरीज आर्म जो देगी, जो सीरीज आर्म जो इनपुट साइड से चाहे पोर्ट 1 देखें या पोर्ट 2 देखें, तो हम पोर्ट 1 की बात करते हैं और पोर्ट 1 पे जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो लो होगा। तो ये लो फ्रीक्वेंसीज को फेवर करेगा, सीरीज आर्म लो फ्रीक्वेंसीज को फेवर कर रही है क्योंकि उसका इम्पीडेंस क्या है, लो है। ठीक है, ऐसे ही शंट आर्म की बात करें तो शंट आर्म की वैल्यू कितनी है 1/J ओमेगा C, और लो फ्रीक्वेंसी ओमेगा का मान सुन रखिए तो Z2 कितना आ जाएगा, Z2 की वैल्यू काफी अधिक आएगी अर्थात Z2 अनंत की वैल्यू जा जाएगी। तो हाई इम्पीडेंस का मतलब क्या है, ओपन सर्किट ये आर्म हो जाएगी। आर्म कैसी हो जाएगी, ओपन सर्किट हो जाएगी। तो उसको हम एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं। देखें ये जो है लो फ्रीक्वेंसीज को सीरीज आर्म जाने देगी क्योंकि खुद शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगी। लो इम्पीडेंस
क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो लो इम्पीडेंस है तो सीरीज आर्म तो इसको प्रोपोगेट करने देगी लो फ्रीक्वेंसीज को। शंट आर्म ओपन सर्किट हो गई है तो इसमें से नहीं आएगी, अर्थात तो इधर से इस पाथ को इसको ये पाथ नहीं मिलने वाला है क्योंकि हाई इम्पीडेंस का पाथ है। तो पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की ओर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल प्रोपोगेट करेंगी। क्यों? क्योंकि सीरीज आर्म जो है Z1 वे लो है, शंट आर्म का प्रतिरोध क्या है, हाई है, अतः लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की ओर इस टी सेक्शन में आराम से प्रोपोगेट करेंगी, पास होंगी। और जो है शंट आर्म का इम्पीडेंस हाई होने के कारण वे फीडबैक पाथ नहीं बना पाएगा। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि टी सेक्शन में लो फ्रीक्वेंसीज की सिग्नल आरोपित करने पर सीरीज आर्म के इंडक्टर एक शॉर्ट सर्किट की तरह व्यवहार करेंगे तथा शंट आर्म का कैपेसिटर ओपन सर्किट की तरह। इस प्रकार इनपुट लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल पास हो जाएगी और टी सेक्शन लो फ्रीक्वेंसीज को पास करेगा। जो टी सेक्शन हमने लिया है आपको समझाने के लिए, जिसमें L/2 के सीरीज इंडक्टर थे और सीरीज आर्म में थे और शंट आर्म में कैपेसिटर सी था, ये लो फ्रीक्वेंसी देने पे उसको पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की ओर जाने देता है, गुजरने देता है, पास होने देता है। अब इसमें यदि ये ओपन सर्किट न होता और ये रास्ता हाई ये भी लो इम्पीडेंस होता तब यहाँ से सिग्नल आके वापस आ सकती थी, अर्थात नहीं पास होती। तो ऐसी घटना नहीं घटी है, ये ओपन सर्किट हो रहा है, हाई इम्पीडेंस है और सिग्नल जो है सीरीज आर्म के थ्रू ही पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की ओर प्रोपोगेट कर जा रही है। तो अब एक केस इसमें और बनता है कि यदि हम हाई फ्रीक्वेंसीज को देखें कि उसके साथ ये सर्किट कैसा व्यवहार करता है, ये टी सेक्शन जो लो पास फिल्टर के लिए चूज किया गया है वे कैसा व्यवहार करता है। अब हम इनपुट साइड से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को दे के परीक्षण करते हैं। तो देखिए हम इसमें जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ से हम इसमें देंगे तो Z1 का व्यवहार क्या होगा, ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी, फ्रीक्वेंसी टेंस टू इन्फिनिटी, Z1 टेंस टू इन्फिनिटी, अर्थात जैसे ही फ्रीक्वेंसीज बढ़ाएंगे जो सीरीज आर्म है ये ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करेंगे। ठीक है, सिग्नल को हाई इम्पीडेंस का पाथ देंगी, अर्थात जो हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल है उनको अपने से गुजरने में बाधा उत्पन्न करेंगी। सिमिलरली Z2 का व्यवहार देखिए, Z2 कितना आएगा 1/j ओमेगा सी, ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी तो Z2 टेंस टू 0, अर्थात Z2 कैसा हो जाएगा, Z2 हाई इम्पीडेंस ना होकर इस बार एकदम लो इम्पीडेंस हो जाएगा, अर्थात इस बार शॉर्ट सर्किट होगा। तो इस बार Z1 ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन Z2 हाई इम्पीडेंस होने के कारण जो Z कंपोनेंट है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। तो उसको मैं चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ। देखिए इंडक्टर वाला पाथ जो है वो ओपन सर्किट हो रहा है, मतलब इनपुट सिग्नल को जो फिर हाई फ्रीक्वेंसीज की आ रही है उनको ज्यादा प्रतिबाधा उत्पन्न कर रहा है, लेकिन फिर भी मान लीजिए सिग्नल यदि गुजर ही जा रही है तो वे सिग्नल यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है। कैपेसिटर जो है लो इम्पीडेंस दे रहे हैं, Z2 क्या है इस बार लो इम्पीडेंस से शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ से जो भी सिग्नल आएगी वे हाई इम्पीडेंस पाथ होके यदि आ भी गई है तो यहाँ से फिर वे रिटर्न हो जाएगी, वापस हो जाएगी, कैपेसिटर उसको बाईपास कर देगा। Z2 आर्म में जो Z2 जो इम्पीडेंस है जो कैपेसिटर का है वो Z2 उसको रिटर्न कर देगा, बाईपास कर देगा इनपुट साइड में, अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल पोर्ट 1 से आके पोर्ट 1 की ओर ही लौट जाएगी, पोर्ट 2 की ओर नहीं जाएगी और ब्रेक हो जाएगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो है ये सर्किट अपने से नहीं गुजरने देती, उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कैपेसिटर यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा, इंडक्टर तो पूरी तरह से ओपन ना भी माने, यदि हम आपको इसको जोड़ दे रहे हैं कि चलिए ये ओपन सर्किट नहीं है पूरी तरह से, कुछ ये लो इम्पीडेंस का पाथ है देते हैं, हाई इम्पीडेंस है तो कुछ करंट यदि इसमें से गुजर भी गई तो ये, लेकिन हाई इम्पीडेंस है तो कुछ भी आ गई तो जो भी आ गई है वे वापस यहाँ से फिर रिटर्न होनी है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर क्या है, शॉर्ट सर्किट हो गए हैं। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसीलिए ये जो पाथ है ये आपको इस तरह से बाईपास होकर सिग्नल को वापस लौटा देगा और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस सर्किट से होके नहीं गुजरेंगी, अर्थात जो हमने एज्यूम्पशन लिया था, जो हमने पहले से ही माना था कि ये सीरीज में L/2 के इंडक्टर लिए और शंट में कैपेसिटर ले लिया, तो इसका बिहेवियर लो पास फिल्टर की तरह मेरा मानना क्या है, सही है। और जब भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएंगी तो इस तरह से कैपेसिटर के शॉर्ट होने के कारण वे सोर्स की ओर वापस बाईपास हो जाएंगी, अर्थात
वो पोर्ट 2 की ओर नहीं पहुंचेंगी और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल नहीं गुजर पाएंगी। तो सबसे पहले तो ये निरूपण होता है, रियलाइजेशन होता है। ये आना चाहिए आपको समझ में कि यदि हम जो सर्किट लेके चल रहे हैं, जो टी सेक्शन की या ऐसे ही पाई सेक्शन को भी हम सिद्ध कर सकते हैं, अभी या करेंगे ही, तो उसमें जो सिग्नल्स हम लेके जा रहे हैं लो पास के लिए, लो पास को तो गुजरने देंगे और हाई पास को नहीं गुजरने देंगे। तो इसको आप एक बार और समझ लीजिए। हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल जाएंगी तो कैपेसिटर के शॉर्ट होने के कारण बाईपास वापस में सोर्स की ओर ही चली आएंगी। तो यदि ये तो टी सेक्शन आपने लिया था, रियलाइज किया था, निरूपण किया था। यदि आपको पाई सेक्शन भी लेना पड़े तो पाई सेक्शन कैसे रियलाइज करेंगे उसको भी मैं दिखाता हूँ। तो एक पाई सेक्शन का सर्किट यहाँ पे लिया गया है। देखिए ये पाई सेक्शन है और इसमें आप रियलाइज करेंगे, आप ये समझेंगे पहले कि इसमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम प्रोपोगेट कराएं तो क्या वे इसमें से पास होती हैं, और फिर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को प्रोपोगेट कराएं तो क्या वे इसमें से पास होती हैं। तो आप देखेंगे कि हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल नहीं पास हो रही हैं इससे पाई सेक्शन से, और लो फ्रीक्वेंसी की सिग्नल ही पास हो रही है। तो उसको कैसे दिखाएंगे, देखें। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के लिए मैंने दोनों को यहाँ ड्रा किया है। पहले इम्पीडेंस निकाल लेते हैं। सीरीज आर्म में एक इंडक्टर लगा है तो Z1 का वैल्यू हो जाएगा j⍵L। शंट आर्म में दो कैपेसिटर पैरेलल लगे हुए हैं C/2 के, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C/2 + C/2 C हो जाएगा। तो Z2 जाएगा 1/j⍵C। अर्थात जो इक्वेशन पहले आई थी जो टी सेक्शन के लिए Z1 बराबर j⍵L और Z2 बराबर 1/j⍵C, इस इक्वेशन के आधार पर हमने सिद्ध किया था कि किस तरह से ये लो पास फिल्टर का बिहेव करेगा। अभी भी इक्वेशन कैसी है वैसी ही है, तो बिहेवियर कैसा आएगा, एकदम वैसा ही। जैसे देखें, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को दीजिए तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा, टेंड्स टू 0। तो Z1 कैसा हो जाएगा, टेंड्स टू 0। तो Z1 कैसा बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट का। तो ये जो इंडक्टर की सीरीज आर्म है कैसी बिहेव करेगी, शॉर्ट सर्किट की। और उसी समय Z2 की गणना करिए, Z2 1/j⍵C है। आप ओमेगा का मान 0 रखेंगे तो Z2 कैसा आएगा, इन्फिनिटी। तो Z2 कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह। तो जो भी इनपुट सिग्नल है वे इंडक्टर के थ्रू पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की ओर पास हो जाएगी। लो पास फ्रीक्वेंसी की सिग्नल को ये जाने देगा, ठीक है। लो पास फ्रीक्वेंसी की सिग्नल इस पाई सेक्शन से गुजर जाएगी। अब हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल को इस नेटवर्क से गुजारते हैं पाई सेक्शन से, और बिहेवियर देखते हैं। ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, Z1 टेंड्स टू इन्फिनिटी, Z2 टेंड्स टू 0 मीन्स शॉर्ट सर्किट। तो देखिए, यदि पोर्ट 1 पे आपने यहाँ कैपेसिटर शॉर्ट कर गया तो जो भी सिग्नल आएगी पोर्ट 1 पे वो बाईपास होकर वापस लौट जाएगी कि नहीं लौट जाएगी, पूरी सिग्नल बाईपास होकर वापस लौट जाएगी। अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी की सिग्नल जैसे ही आएगी पोर्ट 1 कैपेसिटर के शॉर्ट होने से वहीं पे वापस हो जाएगी। यदि आगे कुछ जाने की भी संभावना है तो आगे का पाथ हाई इम्पीडेंस का है, ओपन सर्किट है। अर्थात किसी भी हालत में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल इस लो पास फिल्टर से पोर्ट 1 से पोर्ट 2 की ओर नहीं जा पाएगी और पोर्ट 1 की ओर ही, सोर्स की ओर ही बाईपास वापस हो जाएगी। तो ऐसा जो पाई सेक्शन हमने लिया जिसमें सीरीज में इंडक्टर लिया और शंट में दो कैपेसिटर लिए C/2 वैल्यूज के, ये निरूपित करता है कि ये लो पास फिल्टर ही है और हाई पास फिल्टर के सिग्नल को अपने से नहीं गुजरने देगा। तो मैं समझता हूँ कि चित्र के माध्यम से जो निरूपण, एक बार टी सेक्शन को लेके प्रोटोटाइप फिल्टर बनाने के लिए, लो पास फिल्टर बनाने के लिए एक बार टी सेक्शन को लेके और एक बार पाई सेक्शन को लेके, ये अध्ययन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। और इसके बाद इसी में अब हम कोई एक सेक्शन लेके पूरी एनालिसिस करना चाहेंगे, अर्थात डिजाइन इम्पीडेंस का मान निकालना, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस का मान निकालना, अल्फा एंड बीटा तथा उनकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंस। तो ये अध्ययन अब कोई एक टी सेक्शन लेके कर लेते हैं और उसी को फिर पाई सेक्शन में उसका एजम्पशन जो उसमें जो समानताएं मिलेंगी उसको लेके कर देंगे। आइए, और अब जो है एक डिजाइन इम्पीडेंस की वैल्यूज निकालनी है लो पास फिल्टर की और यूजिंग सिमेट्रिकल टी सेक्शन। तो एक टी सेक्शन तो पहले ही लिया था, तो आपने उसको वेरीफाई कर लिया था कि ये गुण है इसके अंदर। तो अब उसको यदि वेरीफाई कर लिया है तो हम उसी को मान के चलते हैं कि मेरा ये निरूपण रिप्रेजेंटेटिव सर्किट है जिसमें सीरीज में L/2 और शंट में क्या है, कैपेसिटर है। क्योंकि इसको आपने भी वेरीफाई कर लिया कि ये लो पास फिल्टर की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इसमें जो चीजें हैं वे Z1 इसका सीरीज आर्म का इम्पीडेंस
तो जे ओमेगा एल होगा। Z2 संतान का इम्पीडेंस 1 जे ओमेगा सी होगा। आपका टारगेट क्या है? कैलकुलेशन एंड डेरिवेशन ऑफ डिजाइन इम्पीडेंस आर नॉट। जो परिभाषा प्रोटोटाइप फिल्टर की दी गई थी उसमें डिजाइन इम्पीडेंस को परिभाषित किया गया था। तो आपका लक्ष्य ये है कि डिजाइन इम्पीडेंस आर नॉट की वैल्यूज को कैसे आप निकाल पाएंगे। तो देखें वहां पे सूत्र में समझाया गया था कि यदि कोई प्रोटोटाइप फिल्टर है या नियत के सेक्शन फिल्टर है तो उनकी सीरीज आर्म का तथा शंट आर्म की प्रतिबाधाओं का गुणनफल एक निश्चित नियत कांस्टेंट होता है। तो वो हम यहाँ पे गुणा करने जा रहे हैं। देखिए प्रोटोटाइप नियत के सेक्शन की परिभाषा से Z1 गुणे Z2 बराबर आर नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के ए कांस्टेंट, एक नोन एज कांस्टेंट। तो आर नॉट जहाँ पे डिजाइन इम्पीडेंस है, इसी आर नॉट की वैल्यू निकालनी है। एक टी सेक्शन के लिए आपको आर नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो आर नॉट की वैल्यूज कितनी आ रही हैं? आर नॉट स्क्वायर इज सपोज टू बी एल अपॉन सी इज इक्वल टू कांस्टेंट जे ओमेगा एल मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन जे ओमेगा सी। जे ओमेगा कट ओनली यू गेट एल बाई सी। सो आर नॉट इज सपोज टू बी अंडरवुड एल बाई सी। अर्थात ये एल और सी जो पैसिव कंपोनेंट आपने सीरीज आर्म में और शंट आर्म में जो लिए हैं उन पे निर्भर करता है आर नॉट, और किसी टर्म पे निर्भर नहीं करता है, फ्रीक्वेंसीज पे निर्भर नहीं करता है। और एक ऐसी वैल्यूज है एल और सी, यदि इनको ये दोनों रियल वैल्यूज हैं और इनका अंडरवुड लेंगे तो आपको रियली क्वांटिटी मिलती है। तो ये जो है स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो रियल क्वांटिटी ही है। तो आर नॉट आवृत्ति पे निर्भर नहीं करती। आर नॉट एक डिजाइन इम्पीडेंस है जो रेशियो बताती है रूट स्क्वायर रूट में एल और सी का। तो आप इस पहली प्रॉपर्टीज को निकाल लिए टी सेक्शन के लिए कि आर नॉट का मान वास्तव में क्या होता है। इस इक्वेशन का उपयोग हम लोग जो है जब स्टेप्स ऑफ डिजाइन ऑफ ए लो पास फिल्टर में स्टेप्स जब समझाएंगे तो उसमें ये वहां पे आपको मदद करेंगे। आते हैं हमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस निकालने हैं जेड नॉट का मान टी सेक्शन के लिए। तो देखें कैसे निकाल सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक है इसमें कि आप कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस टी सेक्शन लो पास फिल्टर प्रोटोटाइप के लिए जेड नॉट का मान कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि Z1 कितना है जे ओमेगा एल, Z2 कितना है 1 अपॉन जे ओमेगा सी। और आपको पहले ही जो सिमेट्रिकल टी सेक्शन जहाँ पढ़ाया गया है मेरी पीछे की क्लासेज में, तो आपको पता है कि टी सेक्शन है तो जेड ओ जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है जिसको जेड नॉट कहें या जेड ओ कहें, तो जेड नॉट ओ टी कितना है? अंडरवुड Z1 स्क्वायर बाई 4 प्लस Z1 Z2। ये आपका निरूपिक समीकरण है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस सिमेट्रिकल टी सेक्शन के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस सिमेट्रिकल टी सेक्शन का जो जनरल इक्वेशन है उसमें आप Z1 और Z2 की वैल्यूज को रखें। Z1 का मान देखें रख दिया गया, Z2 का मान देखिए रख दी, Z1 और Z2 का गुणा करके रख दिया गया। इसको सॉल्व करते हैं, हर पद का स्क्वायर ले लीजिए। देखिए जे स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है, इसकी वैल्यूज रख दीजिए। तो जेड नॉट टी कितना जाएगा आपका? ये अंडरवुड एल बाई सी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई 4। लेकिन आप अभी निकाले पीछे इक्वेशन में कि आर नॉट कितना होता है? अंडरवुड एल बाई सी। सो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फॉर टी सेक्शन ZOT is supposed to be R naught या ZOT is equal to R naught underwood 1 minus omega square LC by 4. So for T section impedance, that is characteristic impedance is equal to R naught design impedance स्क्वायर रूट में 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC by 4। ये इक्वेशन आपको मिल जा रही है और इक्वेशन इसको हम एक नाम देते हैं 2। देखिए इस इक्वेशन के कुछ गुण हैं। कह रहे हैं कि हम फिल्टर के पास बैंड में यदि ZOT रियल है, ZOT जिसे कहते हैं आप इम्पीडेंस करेक्टिव इम्पीडेंस ऑफ टी सेक्शन, यदि ये रियल है या और स्टॉप बैंड में ZOT कैसा है? रिएक्टिव या इमेजिनरी है। ये चीज मेरी पिछली क्लास में भी आपको मैंने डिस्कस करके समझाया था कि इम्पीडेंस का कैसा नेचर है। ये करेक्टिव इम्पीडेंस का नेचर ऐसा है कि फिल्टर के पास बैंड में हमेशा रियल होते हैं और स्टॉप बैंड में क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं। और यहाँ पे आप देखें कि 1 और ओमेगा स्क्वायर LC बाई 4 यही डिटरमाइन करेंगे कि यदि ये संख्या 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर LC बाई 4 यदि ये पॉजिटिव है तब तो ये
अपने आप आपका ये रियल आ जाएगा। लेकिन यदि ये संख्या निगेटिव हो जाती है तब ये इमेजिनरी हो जाएंगे। तो हम इस संख्या के आधार पे कि मेरा अंडर में जो स्क्वायर रूट में जो मान है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एलसी 4 का, इस आधार पे हम पास बैंड और स्टॉप बैंड को में जेड को निरूपित कर सकते हैं। और जब ऐसा आप जब करेंगे, निरूपण करेंगे, तो एक इसी में जो डिवीजन होता है जहाँ से अंतर करते हैं कि पास बैंड और स्टॉप बैंड से जिस फ्रीक्वेंसी पे अंतर आएगा वही इसकी क्या होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी एनालिसिस में है कि इस फिल्टर के एनालिसिस में फोटोटाइप लो पास फिल्टर में, उसको आगे की स्लाइड में आपको मैं दिखाता हूँ। से आप अब 3 केस लेके इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखें, हम एक बार जेड को रियल कब मानेंगे इस समीकरण से, जब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई 4 इज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तभी तो जेड रियल होगा। और ये जो है उसी को हम पास बैंड का प्रॉपर्टी बताते हैं। तो इसको, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई 4 इज लेस देन 1, ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन 4 अपॉन एल सी, विच इम्प्लाइज एफ इज सपोज टू बी लेस देन 1 अपॉन पाई रूट एल सी। अर्थात यदि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, उसका मान यदि 1 अपॉन पाई अंडर रूट एल सी से कम होगा तो मेरा जेड रियल होगा। ये इम्पीडेंस ऑफ करेक्टिव इम्पीडेंस ऑफ टी सेक्शन इज सपोज टू बी रियल। जो अभिलाक्षणिक प्रतिबाधा होगी टी सेक्शन की वे क्या होगी, रियल होगी। कब, जब फ्रीक्वेंसीज का मान 1 अपॉन पाई अंडर रूट एल सी से कम हो। आरोपित फ्रीक्वेंसीज का मान यदि इससे कम होगा तो मेरा इम्पीडेंस, करेक्टिव इम्पीडेंस रियल होगा। पुनः यदि हम ऐसा करें कि इमेजिनरी इम्पीडेंस, करेक्टिव इमेजिनरी कब होगा, जब ये मान 1 से कम होगा। तो ये मान 1 से कम होगा तो फ्रीक्वेंसीज कितनी आ जा रही हैं, ये दिखाई दे रहा है कि फ्रीक्वेंसीज तब ग्रेटर देन 1 अपॉन पाई अंडर रूट एल सी हो। अर्थात एक मान आपको मिल गया है कि एफ का मान यदि 1 अपॉन पाई अंडर रूट एल सी से ज्यादा होगा तो करेक्टिव इम्पीडेंस इमेजिनरी होगा, और एफ का मान 1 अपॉन पाई अंडर रूट एल सी से कम होगा तो इम्पीडेंस रियल होगा। अर्थात यह वही फ्रीक्वेंसी है जो पास बैंड और स्टॉप बैंड को अलग अलग कर रही है। तो इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी जैसे एफ सी, इसको यदि इक्वल टू 0 रख दें, फॉर करेक्टिव इम्पीडेंस इक्वल टू 0, तो उस केस में ये वैल्यू जाती है एफ सी इक्वल टू 1 अपॉन पाई अंडर रूट एल सी, और इसी को हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो आगे भी हम डिराइव करके निकालेंगे। और ये पास बैंड तथा स्टॉप बैंड को क्या करती है, अलग अलग करती है। तो आपको यहाँ से एक चीज मिल गई, एक तो आपने जो है इम्पीडेंस, जो करेक्टिव इम्पीडेंस फॉर टी सेक्शन, जिसे हम जेड नॉट टी से दिखा रहे हैं, ये आर नॉट अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई 4 है। इसमें ओमेगा के वेरिएशन से आप जेड नॉट टी का ग्राफ खींच सकते हैं। अर्थात करेक्टिव इम्पीडेंस और ओमेगा में रिलेशनशिप है। एल और सी क्या है, एक फिक्स वैल्यूज है, आर नॉट भी फिक्स वैल्यूज है। तो आप के में वेरिएबल जो है इम्पीडेंस है जो सीधे ओमेगा पर निर्भर करेगा। तो इसका ग्राफ आप यहाँ से, इसका वितरण आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको हम और भी थोड़ा इसको रिवाइज करते हैं। यदि मेरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन पाई अंडर रूट एल सी है तो उसको हम यहाँ पे ओमेगा के साथ उसको सेट करके आगे की इक्वेशन में मैं एक नई इक्वेशन निकालता हूँ, जिससे आप सीधे आरोपित फ्रीक्वेंसीज और इम्पीडेंस, करेक्टिव इम्पीडेंस में जो वेरिएशंस हैं, जो कर्व हैं, इम्पीडेंस कर्व जो आती है, उसको हम ड्रा कर सकते हैं। में देखें, यहाँ पे भी कर्व ड्रा की जा रही है। ये जो है इम्पीडेंस का इक्वेशन अभी निकला है, करेक्टिव इम्पीडेंस फॉर टी सेक्शन, ये आर नॉट अंडर रूट इतना है। ठीक है, तो यहाँ से यदि एफ सी बराबर 1 अपॉन पाई अंडर रूट एल सी को हम यहाँ सेट कर दें तो 2 पाई एफ सी इतना हो जाता है, फिर ओमेगा सी कितना हो जाता है, इतना, और फिर ओमेगा स्क्वायर सी 4 अपॉन एल सी होता है। इस वैल्यूज को हम एल सी बाई 4 के बदले रखते हैं तो जेड नॉट टी ये वैल्यू आ जाती है आर नॉट अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 4 अपॉन एल सी, और 4 अपॉन एल सी को की वैल्यू जो है यहाँ समीकरण 4 से ओमेगा सी रखते हैं तो ओमेगा और ओमेगा सी एक वेरिएबल बन जाता है, और ये जिसमें ओमेगा सी तो नियत वैल्यू है, ओमेगा खुद वेरिएबल है। तो जेड नॉट टी अर्थात करेक्टिव इम्पीडेंस फॉर टी सेक्शन इज सपोज टू बी आर नॉट अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। दिस इज आल्सो इक्वल टू आर नॉट अंडर रूट 1 माइनस एफ अपॉन एफ सी का होल स्क्वायर। अर्थात यहाँ पे देखिए एफ सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो फिक्स है, एल और सी पे निर्भर करती है, आर नॉट भी फिक्स है, यह एक वेरिएबल क्वांटिटी है। अब आप इम्पीडेंस
करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ टी सेक्शन और या अपने वेरिएशन खींच सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपकी डिफरेंट वैल्यूज रखिए, जैसे एक बार आप बराबर 0 रखिए तो जेड नॉट टी कितना आ रहा है ये निकाल लीजिए। एक बार आप बराबर एफ सी रखिए तो जेड नॉट टी कितना रखिए, या बराबर एफ सी बाई 2 भी बीच की वैल्यूज रख लीजिए, तब इस समीकरण से मान निकालिए। तो आप ये पाएंगे कि इस तरह का एक वक्र आता है। वाई एक्सिस पे यदि हम करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फॉर टी सेक्शन जेड नॉट टी दिखाएं और एक्स एक्सिस पे यदि हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एफ दिखाएं, तो ये वक्र कुछ इस तरह का आता है। इसे हम कहते हैं कि इम्पीडेंस कर्व या करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कर्व फॉर लो पास फिल्टर टी सेक्शन। ये जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो ये डिजाइन इम्पीडेंस के बराबर ये वैल्यू आती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो ये इम्पीडेंस घटता जाता है, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, और कट ऑफ बैंड जिस कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे इसका मान जो है 0 हो जाता है। और इस तरह से आप इस वेरिएशन को देख सकते हैं। अर्थात ये वैल्यू जो है जेड नॉट टी की वैल्यू जो अभी आपको मिली है उस और जो ये इक्वेशन है उससे ऐसा ग्राफ आपको टी सेक्शन के लिए मिलता है। तो यदि इसी समय ये हम इन्हीं वैल्यूज को निकालना हो और पाई सेक्शन दिया हो तो इनकी वैल्यूज आप गणना कर सकते हैं और उसके लिए ग्राफ भी तो उसको मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, यदि पाई सेक्शन यदि आपको आ जाता है और उसके लिए भी जेड नॉट टी आर नॉट और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, यदि आपसे पाई सेक्शन लो पास फिल्टर की एफ सी जेडो पाई आर नॉट इत्यादि की गणना को कहा जाए तो सर्वप्रथम एक पाई सेक्शन ले लीजिए। ये देखिए, अभी ये पाई सेक्शन हम पहले भी लिए थे, हम इसको दोबारा ले रहे हैं। इसमें सीरीज आर्म में इंडक्टर एल लगा है और शंट आर्म में C/2 वैल्यू के कैपेसिटर लगे हैं। तो आपको जेडो पाई निकालना है, एफ सी निकालना है, और मैं कहूँगी यदि आपको जो है आर नॉट भी निकालना है तो वे भी आप अभी निकाल लेंगे इसका। और आर नॉट देखिए कितना आता है, इतना आता है, ये आर नॉट है। तो वह हम करके आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक समीकरण है जो जनरल इक्वेशन आपको सिमेट्रिकल टी नेटवर्क में टी और पाई में रिलेशनशिप समझाई गई थी कि इन करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ टी सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ पाई सेक्शन इज इक्वल टू Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2। दैट इज Z1 इज द इम्पीडेंस ऑफ सीरीज आर्म, Z2 इज द इम्पीडेंस ऑफ शंट आर्म। तो ये रिलेशनशिप होती है। अभी आपने करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस टी सेक्शन के लिए निकाला है, उसकी मदद से आप पाई सेक्शन के लिए भी तो निकाल लेंगे। तो देखिए, पाई सेक्शन के लिए निकल जाएगा आपका ये समीकरण Z1 Z2 आर नॉट स्क्वायर है। यहाँ पे आर नॉट स्क्वायर का मान रखेंगे और जेड ओ टी कितना है, इतना है। तो इस समीकरण 6 से समीकरण 6 में यदि हम मान रख दें इन वैल्यूज का तो जेड ओ पाई कितना जाएगा, अर्थात जेड नॉट पाई आ जाएगा आपका। पाई सेक्शन के लिए करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आर नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई 4, या ये आ जाएगा आर नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई 4। ये वैल्यूज आपको आती है। जेड नॉट पाई फॉर पाई सेक्शन इज इक्वल टू आर नॉट अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई 4, और जेड ओ पाई का ये मान होता है। इससे हम जेड ओ पाई के लिए भी ओमेगा या एफ के सापेक्ष एक कर्व खींच सकते हैं जो जेड ओ पाई के वेरिएशन को बताएगा। साथ में आर नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई सी, ये इसी इक्वेशन से निकल आएगा। तो जेड वन और जेड टू का जो गुणा करते हैं इसी से यहाँ से ये आप ये प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात आर नॉट की वैल्यू उतनी ही है। आप पाएंगे कि जो फ्रीक्वेंसीज कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ये भी उतनी ही आएगी जितनी की टी सेक्शन के लिए आती है, ये बराबर ही आएगी। हाँ, इम्पीडेंस अलग आता है, इम्पीडेंस करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ये इस तरह से आता है, इसका वेरिएशन और ग्राफ भी अलग होगा जो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो ये देखें, ये है ग्राफ और ये क्वेश्चन मैंने फिर से लिख दी है। ये पाई सेक्शन के लिए इम्पीडेंस है, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, और इसकी यदि आप एनालिसिस करें ठीक वैसे ही कि कब जेड ओ पाई रियल होगा, क्योंकि पास बैंड में रियल होना है और स्टॉप बैंड में इमेजिनरी होना है। तो उस समय यदि आप इस वैल्यूज को 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एल सी बाई 4 को ग्रेटर देन 0 रखते हैं तो ये इक्वेशन फिर वही वाली आ जाती है और एफ का मान कितना आता है, लेस देन 1 अपॉन पाई अंडर रूट एल सी। सिमिलरली जब इम्पीडेंस इमेजिनरी होगा करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस तो ये समीकरण मिलेगा आपको, एफ इज ग्रेटर देन 1 अपॉन पाई अंडर रूट एल सी। और ये सेटिस्फाई कब होगा, क्या जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जिसका मान 1 अपॉन पाई अंडर रूट एल सी। तो ये अभी भी इसको एफ सी कहेंगे और ये जो है सेम एज टी सेक्शन है। सिमिलरली अब इसको ग्राफ को खींचना है, यदि आपको ये ग्राफ है आपका तो ये कैसे खींच सकते हैं। देखें, ये आप एफ का मान यहाँ पे 0 रखें, फ्रीक्वेंसी 0 रखें तो जेड ओ पाई का मान या जेड नॉट पाई का मान
ये आर नॉट के बराबर ही आएगा, जैसे पीछे के केस में आया था पाई सेक्शन टी सेक्शन में। लेकिन आप एफ बराबर एफ सी रखें तो ये नीचे का टर्म अंडरवुड 0 बन जाएगा, तो इसको जेड ओ पाई को कहाँ ले जाएगा, जेड नॉट पाई को अनंत की ओर ले जाएगा, तो ये अनंत की ओर जा रहा है। अर्थात टी सेक्शन में तो नीचे आ रहा था, लेकिन पाई सेक्शन में कहाँ जाएगा, अनंत की ओर जाएगा। फ्रीक्वेंसीज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे इम्पीडेंस किधर जाएगा, करेक्ट अनंत की ओर जाएगा। तो हम एक ही कर्व पे, जैसे कि टी सेक्शन के लिए भी और पाई सेक्शन के लिए भी यहाँ दिखाए हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे आर नॉट का मान कुछ इस तरह से है टी सेक्शन के लिए, और पाई सेक्शन के लिए आर नॉट का मान कुछ इस तरह, सॉरी जेड इम्पीडेंस जेड का मान कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आर नॉट जो है 0 फ्रीक्वेंसीज पे दोनों के लिए समान है, लेकिन जेड ओ टी जो है पाई के लिए और जेड ओ टी टी सेक्शन के लिए और पाई सेक्शन के लिए जो करेक्टिव इम्पीडेंस है वे पूरी तरह से वेरी कर रहा है। टी सेक्शन के लिए नीचे की ओर जा रहा है और फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे 0 होगा, और पाई सेक्शन के लिए ये ऊपर की ओर जा रहा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे अनंत होगा। तो ये जो था टी सेक्शन और पाई सेक्शन के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर, जैसे डिजाइन इम्पीडेंस, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और इनके करेक्टिव इम्पीडेंस, इनका आपको अध्ययन अभी करा दिए। अब और भी कुछ है कर्व जो खींचते हैं हम लोग, उनको उनकी एनालिसिस कर, वो देखिए कैसे करते हैं। देखिए रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व हैं जो करेक्टिव इम्पीडेंस और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। जो प्रॉपर्टीज आपको बता दी गई, आप उन्हीं को बार बार कर्व से रियलाइज कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं। तो टारगेट क्या है कि देखिए इसमें कितने रिएक्टेंस कितने हैं। देखिए सीरीज आर में जो है लक्ष्य आपका होना चाहिए कि हर ये इसकी भी एक रिएक्टेंस वैल्यू है, इसकी भी एक रिएक्टेंस वैल्यू है, जिसको आप प्रतिबाधा ही कहते हैं। Z1 है, Z2 है, फिर एक Z0 है जो सबका इनका इनपुट इम्पीडेंस है, एक तरह से करेक्टिव इम्पीडेंस। तो हम इन सब के कर्व को कैसे पहचाने, कैसे खींचे, कैसे ड्रा करें, जिससे कि इनकी करेक्टिव इम्पीडेंस की प्रॉपर्टीज, अल्फा की प्रॉपर्टीज, जो अटेन्युएशन है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज की प्रॉपर्टीज, और साथ में बीटा जो है फेज कांस्टेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे देखें ग्राफ से। तो इसके लिए एक जनरल हम इंडिविजुअल सभी रिएक्टेंस के लिए अलग अलग ग्राफ खींच के उनका हम सुपर इम्पोजिशन करते हैं। तो सबसे पहले जो है सीरीज आर्म की बात करिए। देखिए एक लो पास फिल्टर का ही अध्ययन कर रहे हैं आप, तो सीरीज आर्म में L/2 के 2 इंडक्टर लगे हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो सीरीज आर्म का टी सेक्शन के लिए है वो J ओमेगा L होगा। J ओमेगा L, इसको मैं एक नोटेशन दे रहा हूँ। देखिए J तो ऑपरेटर ही है जो ये बताता है कि मेरे रिएक्टिव कंपोनेंट थे तो उनका इम्पीडेंस कैसा है, रिएक्टिव है। लेकिन ओमेगा L तो वैल्यू है, तो उसको ओमेगा L को मैं यहाँ x1 मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ, x1। J ऑपरेटर को यदि मैं भी उससे अलग करके इस पूरी क्वांटिटी को x1 मान ले रहा हूँ, तो मेरा Z1 कितना जगह, JX1। ये इस इक्वेशन को आप कहीं नोट कर लीजिए, ये याद रखिए। ऐसे ही चूंकि हमें कर्व खींचने हैं, रिएक्टेंस प्रॉपर्टीज खींचनी है, तो इजीली इक्वेशंस को मॉडिफाई करना होता है, और जब इजीली मॉडिफाई हो जाएंगे तो कर्व आपको समझ में जाएंगे। सिमिलरली Z2 क्या है, 1/j ओमेगा c। J ऑपरेटर का ऊपर और नीचे गुणा कर दीजिए तो ये -j/ओमेगा c हो जाएगा। तो इसको और मॉडिफाई करिए, J को ऐसे लिखिए और -1/ओमेगा c को इस ब्रैकेट में रखिए, और x2 को कितना मान लीजिए, -1/ओमेगा c। ये आप इक्वेशन में आपको मानने के लिए लिखा रहा हूँ कि देखिए x1 ओमेगा L है, x2 -1/ओमेगा c। ऐसा क्यों है, हम x1 का ग्राफ अलग खींचेंगे, x2 का ग्राफ हम अलग खींचेंगे, और भी वेरिएबल आएगा उसका ग्राफ हम अलग अलग खींचेंगे। तो x1 को हमने ओमेगा L माना, x2 को -1/ओमेगा c माना, और Z2 कितना हो जाएगा, JX2। Z2 का मान वास्तव में होगा कितना, JX2। Z1 कितना होगा, JX1। अब यदि ये टी सेक्शन है सपोज करिए, तो हम टी सेक्शन का एक वही फार्मूला Z0 T जो है, जो टी सेक्शन के लिए इम्पीडेंस है, करेक्ट इम्पीडेंस Z1² / 4 + Z1 Z2, उसमें हम जरा JX1 और JX2 के टर्म में मान रखते हैं। तो देखिए कुछ ऐसी समीकरण मिल जाती है, JX1² / 4 + JX1 × JX2 एक्सेट्रा। फिर इसको खोलते हैं, J² का मान -1 रखते हैं, समीकरण को रीअरेंज करते हैं, तो एक और समीकरण आपको मिलता है जिसका मान है Z0 T बराबर माइनस स्क्वायर रूट के अंदर माइनस
साइन लगा हुआ है, फिर एक x1 है और एक x1/4 प्लस x2 है। जो मैंने पिछली क्लास में इक्वेशन निकाली थी कुछ उसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग है। जैसे x1 लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट में x1/4 प्लस x2। आप इसको एक ब्रैकेट को एक संख्या मानिए और इसको एक संख्या मानिए, निगेटिव साइन को जरा अलग कर दीजिए। देखिए x1 और x1/4 प्लस x2 जब एक ही नेचर के होंगे, समान साइन के होंगे, तो ये जो वैल्यू है ये इमेजिनरी आएगी। इम्पीडेंस कैसा आएगा? करेक्टिव इम्पीडेंस टी सेक्शन का इमेजिनरी होगा। कब? जब x1 तथा x1/4 प्लस x2 एक साइन के होंगे, सेम नेचर के होंगे। लेकिन x1 तथा x1/4 प्लस x2 यदि अलग अलग नेचर के होंगे, तब यही क्वांटिटी जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये रियल हो जाएगी। तो कितनी अच्छी सी चीज यहाँ आपको मिल रही है कि आपको प्रॉपर्टी यदि स्टडी करनी है तो x1 को ड्रा करिए, x1/4 प्लस x2 को ड्रा करिए और नेचर देखिए किसी एक रिफरेंस लाइन के सापेक्ष कि कब सेम साइन के हैं और कब ये अपोजिट साइन के हैं। तो इसी आधार पे हम तय कर लेंगे कि मेरा करेक्टिव इम्पीडेंस कब रियल है, कब इमेजिनरी है, और हम इस तरह से भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो इक्वेशंस को ड्रा करके उसके ग्राफ को ड्रा करके सीखी जाती है। मैं आगे की स्लाइड में दिखाऊंगा कि आप इनको अलग अलग ड्रा कैसे करेंगे। जैसे x1 को कैसे ड्रा करेंगे, x2 को कैसे ड्रा करेंगे, x1/4 प्लस x2 को कैसे ड्रा करेंगे। तो लेकिन हम तो ड्रा करेंगे, आप पहले इस वेरिएबल को याद तो कर लीजिए कि आपको किसे किसे ड्रा करना है। देखिए x1 को ड्रा करना है, फिर इस पूरे ब्रैकेट x1/4 प्लस x2 को ड्रा करना है। तो इसको ड्रा करने के लिए कुछ पद होंगे जो मैं आपको समझा रहा हूँ आगे की स्लाइड। ये देखें, इसको समझ लें तो ये बहुत ही इजी आपके लिए आर्टिकल हो जाएगी। इस समीकरण को मैं दोबारा यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहा हूँ, उसका नाम मैं 3 नंबर दे दे रहा हूँ, समीकरण 3। ये स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन को अलग कर दीजिए। पहला जो है वेरिएबल x1 है और एक और वेरिएबल है इसमें x1/4 प्लस x2। ये दो क्वांटिटी यदि समान साइन की हैं तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, यदि दोनों विपरीत नेचर की हैं तो क्या हो जाएगा? ये रियल हो जाएगा। बस हमें यही आपको समझाना है। तो देखें कैसे इसको करते हैं। हम इसको 4 भाग में तोड़ देते हैं। x1 को हम अलग से फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष ड्रा करेंगे और फ्रीक्वेंसी को कहाँ ले लेंगे? x एक्सिस पे। ये इंडक्टर के कारण होगा। ये जो रिएक्टेंस आएगा, देखिए रिएक्टेंस कर्व है, कैसा कर्व है? रिएक्टेंस। तो x1 भी एक रिएक्टेंस है और ये रिएक्टेंस किसके कारण है? इंडक्टर के कारण है। x1 किसके कारण है? इंडक्टर के कारण है। सिमिलरली x2 भी हम ड्रा करेंगे क्योंकि यहाँ पे जोड़ गया है, x1/4 प्लस x2 जोड़ा गया है। तो हम इसको एक समीकरण के माध्यम से पहले ड्रा करके देखेंगे x2 है क्या। तो देखिए x2 को ड्रा करेंगे। x2 किसके कारण था? याद करिए, x2 को आपने माना था x2 बराबर -1/ओमेगा c, और वे किसके कारण था? कैपेसिटर के कारण था। अब हम एक और ड्रा कर रहे हैं, x1/4। आप कहेंगे इसको क्यों ड्रा कर रहे हैं जब x1 ड्रा कर दिया है? तो नहीं भाई, इसको इसलिए ड्रा कर रहे हैं कि हमें यहाँ एक सम निकालना है, x1/4 प्लस x2। तो इसको भी हम अलग से ड्रा कर लेंगे आपके समझाने के लिए। और अंत में हम इसको ड्रा करेंगे, x1/4 प्लस x2 को। ये भी एक पूरी इक्वेशन ही है जो फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष ड्रा हो सकती है। जैसे x1 ड्रा हो सकती है, रेखा की जा सकती है, जैसे x2 की रेखा की जा सकती है, वैसे ही x1/4 प्लस x2 की भी रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 जो आपने अभी बनाया था वो x1 बराबर ओमेगा एल था। तो x1 आपका आउटपुट मिल रहा है, ओमेगा आपका फ्रीक्वेंसी है। अर्थात यदि ओमेगा को बदलेंगे तो कितना x1 आएगा। देखिए y बराबर mx जैसा समीकरण है कि y एक्सिस पे मेरा प्रतिरोध, मेरा रिएक्टेंस है, जो जिसको आप रिएक्टेंस कर रहे हैं y एक्सिस पे है, x एक्सिस पे मेरी फ्रीक्वेंसी है, तो y बराबर mx जैसा समीकरण है कि नहीं है, जो मूल बिंदु से जाएगा। तो ये रेखा मूल बिंदु से जाएगी। आप इसमें ओमेगा की वैल्यू रखिए 0, मान लीजिए ओमेगा की वैल्यू 0 रखते तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। ओमेगा की कुछ वैल्यू रखेंगे तो कुछ x1 की वैल्यू। तो ये लीनियर इक्वेशन जो है, ये x1 बराबर ओमेगा है, उसका एकदम इसी तरह से ड्रा होगा जैसे समीकरण y बराबर y इक्वल टू mx रेखा का समीकरण आप जो मूल बिंदु से जाने वाली का ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये x1 ड्रा हो गया। अब यहाँ ध्यान से दीजिए, हमें फ्रीक्वेंसी सापेक्ष x1/4 भी ड्रा करना था। तो x1/4 कैसे ड्रा हो जाएगा? आप उसका एक जो इसकी प्रवणता है वो 1/, यहाँ पे कितनी है? ओमेगा एल है। तो यही जो y बराबर एम एक्स में m कितना l है, तो l/4। तो ये उसका 1/4 घटक हो जाएगा। तो इस तरह से समीकरण बन जाएगा। तो पहला और तीसरा तो मैंने इसी में ड्रा कर दिया। अब आइए x2 ड्रा करते हैं। x2 को ड्रा करना कैसा है? x2 आपको अभी याद था कि x2 कितना था? -1/।
सी था x2 कितना था -1/ओमेगा c। तो उसको कितना आसानी से ड्रा कर लेंगे। देखिए आप ओमेगा की वैल्यू रखिए, x2 का मान निकालिए। आप ध्यान से देखिए कि ये निगेटिव आ रहा है मान इसका। ओमेगा का कोई भी पॉजिटिव मान रखिए, ओमेगा एक्स एक्सिस पे आप है, हम ओमेगा की निगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे, हम ओमेगा की पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं। तो ओमेगा इक्वल टू मान लीजिए 0 देते हैं। तो जैसे ही ओमेगा 0 देंगे तो ये x2 का मान कितना आएगा, निगेटिव साइड में अनंत। अनंत की ओर चला जाएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी की ओर देखिए जा रहा है। जब फ्रीक्वेंसी 0 करेंगे तो x2 का मान ये ड्रा कर रहे हैं, माइनस इधर जा रहा है। अच्छा ओमेगा का मान यदि 0 पे ये हो गया, ओमेगा का मान बहुत बढ़ा दीजिए, टेंस टू इन्फिनिटी करिए पॉजिटिव में, तो देखिए x2 का मान किधर जाएगा, 0 की ओर टेंड करेगा। जब ये इन्फिनिटी हो तो 0 की ओर, तो ये देखिए धीरे धीरे 0 की ओर टेंड कर रहा है। वास्तव में जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का समीकरण है xy इक्वल टू कांस्टेंट, वैसा ही समीकरण है इसमें और इसमें, दोनों को कर लें तो वह कुछ ऐसे ही आता है। तो ये आप बीच की वैल्यू ओमेगा की कुछ भी रखेंगे तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी और आपका एक ग्राफ ऐसा आएगा x2 का। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस तरह से हमने x2 भी ड्रा कर लिया। अब क्या है कि जो जो आपने ड्रा कर लिया उसको समराइज कर लीजिए। देखिए x1 यहाँ ड्रा किया है, पहला इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन था x1/4 इक्वल टू WL/4, इसको ड्रा कर लिया है। और एक दूसरी इक्वेशन जो थी 2 नंबर पे x2 -1/ओमेगा c, ये आपने तीनों ड्रा कर लिया है। तीनों ड्रा करना मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए कि x1 x1/4 और x2, ये x2 को ऊपर दिखाया है पॉजिटिव के लिए, लेकिन है वैल्यू कहाँ पे x2 वास्तव में, यहाँ मैं आपको फिर से दिखा दूं थोड़ा सा कि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। दरअसल जो x2 का मान आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। तो x2 आपका है किधर, वास्तव में इधर है। इधर को x2 की इधर पॉजिटिव वैल्यू है जो अभी आपको कभी मिलने वाली नहीं है इस समीकरण से। तो ये x2 है आपका जो नीचे की ओर आ रहा है, और बाकी x1 x1/4 आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं। तो मेन तो वक्त ये है, आप इसको यहाँ दिखाएंगे क्योंकि ये वैल्यू जो निगेटिव है, इसके ग्राफ जो है जो निगेटिव होने के कारण ये ग्राफ जो है ये वास्तव में इन इंस्टेंटेनियस वैल्यू को जो भी आप लेंगे तो उसकी वैल्यूज को इस वक्र से दिखाया जा रहा है। तो एक इक्वेशन बचती है, उसका नाम है x1/4 प्लस x2। तो x1/4 प्लस x2 को ड्रा करना है, वो बचा हुआ है, उसको ड्रा करते हैं। और फिर आप फिर से देखिए x1/4 प्लस x2 कैसे ड्रा करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको ले आ रहा हूँ। x1/4 प्लस x2 को ओमेगा के सापेक्ष ड्रा करना है। आप ओमेगा की वैल्यू यदि देते हैं, ये इसको मैंने देखिए x1/4 का मान रख दिया ओमेगा l/4 और x2 का मान रख दिया -1/ओमेगा c। इसको एक समीकरण मान लीजिए कि कोई समीकरण आप यहाँ पे इसको कोई वैल्यूज दे दें इस समीकरण को, और ओमेगा के सापेक्ष इसको मान, यहाँ पे आप कोई एक नाम दे दीजिए, इसको लीजिए, इसको मैं दे दिए, इसको मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि t कर दिया मैंने, इसको क्या कर दिया t इक्वल चाहे a ही कर दिया आपने, मान लीजिए a है, a बराबर ओमेगा l/4 माइनस ओमेगा c है। आप ओमेगा की वैल्यूज को चेंज करिए, a का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो जो a का मान आएगा उसको आप ड्रा कर लीजिए। a का मान कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा, ओमेगा के ऊपर निर्भर करेगा, वो इस समीकरण से आपको पता चल जाएगा। आप ओमेगा का मान यहाँ 0 से लेकर अनंत तक बढ़ाते चले जाइए, तो ये a का मान जो है जो इस समीकरण बताएगा वो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसको आप बिंदुवार इकट्ठा करिए तो ये ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। तो ये x1/4 प्लस x2 का ये मान है इस समीकरण से। और आप ध्यान से देखिए कि कभी ये वैल्यूज पॉजिटिव होगी, कभी ये वैल्यूज निगेटिव होगी। जब ओमेगा l/4 1/ओमेगा c से ज्यादा होगा तो ये वैल्यूज क्या होने लगेगी, पॉजिटिव। लेकिन ओमेगा l/4 जब 1/ओमेगा c से कम होगा तो ये वैल्यूज क्या होंगी, निगेटिव होंगी। तो ये ग्राफ ये समझाता है, ये समीकरण ये आपको समझाता है कि कहीं न कहीं ऐसी एक वैल्यू आएगी जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और उस समय जब बराबर हो जाएंगे तो इनका जो जोड़, इनका जो चूंकि अंतर ले रहे हैं तो अंतर कितना आएगा, 0। और उसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fc। जब ओमेगा l/4 बराबर 1/ओमेगा c होगा, जैसे हम रखेंगे तो fc का मान आएगा। तो fc के पहले ये इसकी वैल्यूज क्या है, निगेटिव है, fc के बाद इसकी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है। ये कर्व 4 को मैंने जो कक्षा 8 में आपने समीकरण ड्रा करने की जो तकनीकी सीखी है कि x का मान रख के y का मान निकालना, वैसे ही जैसे ओमेगा का मान रख के a का मान निकालना, इसको मैंने पूरे समीकरण को a का नाम रख दिया और उसको मैंने निकाल लिया। तो ये ग्राफ आपका 4 आता है। अब आपका लक्ष्य क्या है अगला, कि चारों ग्राफ 1 2 3 4, ग्राफ नंबर 1, ग्राफ नंबर 2, ग्राफ नंबर 3 और ग्राफ नंबर क्या ये 4, इन चारों को जो है आप यहाँ पे
ड्रा कर लीजिए। ये चौथा ग्राफ है आपका, ये चारों ग्राफ आपने ड्रा कर लिए, ठीक है। अब ये देखें कि पहला ग्राफ ये ओमेगा एल था, दूसरा ग्राफ ये था -1/ओमेगा c, और तीसरा ग्राफ था x1/4 ओमेगा l/4। थोड़ी देर के लिए दूसरे और तीसरे ग्राफ के बारे में कल्पना करना छोड़ दीजिए, पहले और चौथे ग्राफ को देखिए। पहला x1 है और चौथा क्या है, x1/4 + x2 है। आपका जो समीकरण बना था, जो समीकरण था वो कुछ ऐसा ही था, उसमें यही पद थे, ये ऐसे अंडरवुड था और यहाँ पे एक माइनस साइन था, ये x1 लिया था आपने और ब्रैकेट में क्या था, x1/4 प्लस x2 ब्रैकेट बंद था। यही आपका ग्राफ, यही आपका वो था उस समय और यही समीकरण था। अब हम इसीलिए हम इसको केवल लेंगे और हम इसको लेंगे, इसी के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए x1/4 प्लस x2, ये रेखा है x1/4 प्लस हरे रंग से दिखाई जा रही है और x1 ये लाल रंग से दिखाई जा रही है। तो x1 और x1/4 प्लस x2 के साइन कब समान होंगे इस एक्सिस के सापेक्ष। ये आपकी एक डिवीजन एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर आप पॉजिटिव ले रहे हैं, इसके नीचे क्या ले रहे हैं, निगेटिव। ध्यान दीजिए कि एफसी के पहले मतलब लो फ्रीक्वेंसी जो रेंज होती है उसके में देखिए, तो ये x1/4 निगेटिव है, x1/4 प्लस x2 कैसा है, x1/4 प्लस x2 ये यहाँ से लेके यहाँ तक निगेटिव है, लेकिन x1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, पॉजिटिव है। ये x1 खुद क्या है, पॉजिटिव है। ये कैसा है, निगेटिव है। तो इस समीकरण में ये निगेटिव है, पॉजिटिव है, इनका गुणा करेंगे तो निगेटिव आएगा और निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो रियल हो जाएगा। अर्थात एफसी के पूर्व ये जो है निगेटिव है और x1 पॉजिटिव है, तो वो ये बताता है कि एफसी के पहले ये दोनों अपोजिट साइन के थे, तो इनका गुणनफल जो होगा निगेटिव आएगा और ये निगेटिव उस निगेटिव से धन बन जाएगा और हमें रियल जेड मेरा क्या हो जाएगा, उस समय जेड नॉट रियल हो जाएगा। तो जो हमारा पास बैंड है वो ये कुछ होगा, आपका पास बैंड ऐसे आप दिखा सकते हैं। ये जो इलाका है ये आपका पास बैंड होगा, ये पूरा एफसी तक क्या होगा, पास बैंड होगा। और जैसे ही एफसी के आगे जाएंगे तो देखें ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों, इसको और आगे तक बढ़ा सकते हैं आप, ये दोनों कैसी हैं, एक ही साइन की, सेम साइन की हैं, तो ये अंडरवुड स्क्वायर रूट में निगेटिव मान आएगा। तो ये कैसा बैंड बनेगा, ये आपका स्टॉप बैंड बनेगा। ये स्टॉप बैंड बनेगा जिसमें, क्योंकि उसमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैसा बन जाएगा, इमेजिनरी, और ये पास बैंड बनेगा क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस कैसा है आपका, रियल है, इसीलिए इसको आप कैसा बैंड दिखाएंगे, ये आपका पास बैंड होगा। तो ये एनालिसिस इसलिए समझाई जाती है, ये हम लोग हर वर्ष इसको लेते हैं, स्टूडेंट को समझाते हैं। हालांकि हमने पहले ही आपको इस वैल्यू को एफसी को और भी विधि से निकाल दिया है, लेकिन यहाँ से आप जो है रिएक्टेंस कर्व सबका बना लिया। आप इंडक्टर का बनाए, ये इंडक्टर का कर्व था, आपने कैपेसिटर का कर्व बनाया, ये कैपेसिटर का था, फिर आपने इनके प्रॉपर्टी जो जेड ओ टी जो निकाला, वास्तव में क्या है, ये समीकरण जेड ओ टी है, जेड नॉट टी है, अर्थात कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आप टी सेक्शन है, वास्तव में उसी नेचर से निकल रहा है। तो आपने उसको भी यहाँ पे ये निकाला, ये यहाँ से। तो इन सभी ये रिएक्टेंस कर्व है जो ये बताते हैं कि जब ये वैल्यू x1 की और x1/4 प्लस x2 की ये सेम नेचर की है तो स्टॉप बैंड, और ये जब विपरीत नेचर की है तो कैसा बैंड, पास बैंड। तो ये आर्टिकल इसीलिए ली गई है कि आप इनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज को भी ग्राफ के द्वारा भी समझने का प्रयास करिए और मैथमेटिकली जो समझाया गया है उसको यहाँ से कोरिलेट कर लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो है ये जो रिएक्टेंस कर्व जो और इम्पीडेंस कर्व जो पहले ही मैंने बना दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी दो प्रॉपर्टीज बचती हैं कि अटेन्युएशन कांस्टेंट अल्फा फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष किस तरह से परिवर्तन होता है उसका, और फेज कांस्टेंट बीटा का फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष कैसे परिवर्तन होता है। तो मैं अपनी अभी इस स्लाइड में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, उसको देखिए।
अभी भी हम टी सेक्शन ही ले रहे हैं और यदि आप टी सेक्शन से सभी गणनाएं करने में समर्थ हैं तो निश्चित रूप से आप पाई सेक्शन से भी उस गणनाओं को आसानी से कर सकते हैं। तो टी सेक्शन के लिए जो है हमें अल्फा और टी सेक्शन के लिए बीटा फ्रीक्वेंसी के पद में निकालना होगा और उसको ड्रा करना होगा। तो उसके लिए जो है हम सिमेट्रिकल टी सेक्शन में ऐसी इक्वेशन ढूंढेंगे जो अल्फा और बीटा के लिए समीकरण बनाती है। तो वहां पे मैं आपको पढ़ाया हूँ कि एक टी सेक्शन के लिए cos हाइपरबोलिक गामा इज इक्वल टू 1 प्लस Z1 अपान 2Z2 एक हाइपरबोलिक फंक्शन है। वो समीकरण वहां पे मैंने डिराइव किया आपके लिए। उसमें यदि आपको Z1 पता है टी सेक्शन के लिए, Z2 पता है आपको टी सेक्शन के लिए, तो गामा जिसको प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहते हैं, जो गामा बराबर अल्फा प्लस जे बीटा होता है, उसके लिए यदि हाइपरबोलिक फंक्शन डिफाइन है cos हाइपरबोलिक गामा इज इक्वल टू 1 प्लस Z1 अपान 2Z2, जहां Z1 सीरीज आर्म की इम्पीडेंस है और Z2 शंट आर्म की इम्पीडेंस है और गामा खुद अल्फा प्लस जे बीटा के बराबर है, जहां अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट है और बीटा क्या है, फेज कांस्टेंट है। अब हमारा लक्ष्य ये है कि अल्फा जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करे तो एक समीकरण होगा अल्फा और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। बीटा यदि फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा है जो फेज है तो उसका भी एक समीकरण होगा बीटा और फ्रीक्वेंसी का। वो दोनों समीकरण भी जो है मैं पहले से लिख दे रहा हूँ। आपको ये सिद्ध करना है कि अल्फा इज सपोज टू बी 2 cos हाइपरबोलिक इनवर्स एफ अपान एफ सी एंड बीटा इज सपोज टू बी 2 sin इनवर्स एफ अपान एफ सी। देखिए बीटा में हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, लेकिन अल्फा जब निकालेंगे तो वो एक हाइपरबोलिक का इनवर्स फंक्शन है। ये समीकरण यदि आप डिराइव कर लेते हैं तो आप इनके ग्राफ भी खींच लेंगे। तो मैंने अलग से क्वेश्चन ही दे दिया आपको, यू हैव टू prove that alpha is supposed to be 2 cos hyperbolic inverse f upon fc, beta is supposed to be 2 sin inverse f upon fc. How can we get this? Using this equation, cos hyperbolic gamma is equal to 1 plus z1 upon 2z2. Now gamma, z1 and z2, all these values we already know. z1 is equal to j omega l, z2 is equal to 1 upon j omega c, and gamma is equal to alpha plus j beta. Put these values, these three values in this equation 1. Equation 1 में सभी मान आप रखिए। देखिए मैं रख रहा हूँ cos हाइपरबोलिक अल्फा प्लस जे बीटा, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस जे ओमेगा एल अपान 2 गुणे 1 अपान जे ओमेगा सी। देन इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, cos अल्फा into cos hyperbolic j beta plus sin hyperbolic alpha into sin hyperbolic j beta, this is equal to this much. Now again इसको आगे और बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है जिसे आपको जो है जो बेसिक मैथ पढ़ाई जाती है उसके आधार पर करना है। देखिए यहाँ पे ये जंक्शन लेना होगा आपको, cos हाइपरबोलिक जे बीटा इज फाउंड टू बी cos बीटा बट sin हाइपरबोलिक जे बीटा इज इक्वल टू j sin बीटा। पुट दिस वैल्यू इन लेफ्ट हैंड साइड, पुटिंग दिस वैल्यूज एंड कंपेयर द रियल इमेजिनरी पार्ट। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट है j sin हाइपरबोलिक अल्फा sin बीटा, लेकिन राइट हैंड साइड में कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो ये सेक्शन sin हाइपरबोलिक अल्फा इंटू sin बीटा 0 के बराबर हो जाएगा। sin हाइपरबोलिक अल्फा इंटू sin बीटा इक्वल टू 0, बट दिस वैल्यूज cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos बीटा ये रियल पार्ट के बराबर होगा। तो ये आपको नई इक्वेशन 3 और 4 मिल रही है यहाँ से, cos हाइपरबोलिक अल्फा इंटू cos बीटा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एलसी डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली sin हाइपरबोलिक अल्फा इंटू sin बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। these equation 3 and 4, using these equations one by one we get the values that we have to prove that. So let us proceed. Sin hyperbolic alpha equal to 0, which implies alpha equal to 0. What it means? यदि कहीं अल्फा 0 है, एटेन्यूएशन 0 है, तो कौन सा बैंड होगा, पास बैंड होगा। अर्थात यदि ऐसा समीकरण मिला था कि sin हाइपरबोलिक अल्फा sin बीटा इक्वल टू 0, तो हम उसमें पहला पद को यदि मान के चलते हैं तो क्या देगा, वे आपको पास बैंड की प्रॉपर्टीज देगा। और दूसरा पद लेते हैं sin बीटा इक्वल टू 0, तो इफ sin बीटा इक्वल टू 0 देन बीटा इज इक्वल टू n पाई, ये स्टॉप बैंड की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, sin बीटा 0 है, आप कह सकते हैं कि बीटा भी 0 होगा, बट द जनरल इक्वेशन इज दैट कि हमें जो है पास बैंड की प्रॉपर्टीज मिल गई है, स्टॉप बैंड की प्रॉपर्टी चाहिए, तो वहां पे बीटा का जनरल इक्वेशन n पाई लेते हैं और ये जो है बाद में n भी 1 करेंगे तो पाई के बराबर आता है स्टॉप बैंड में। तो sin बीटा इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू n पाई। अब हम पास बैंड की एक प्रॉपर्टीज पा चुके हैं अल्फा, तो पास बैंड में हम देखेंगे कि इस वैल्यूज का
से हम बीटा कैसे पहुंच सकते हैं। यदि पास बैंड में अल्फा 0 है तो क्या पास बैंड में बीटा भी 0 है कि नहीं, या उसका कितना मान है, फ्रीक्वेंसी पे कैसे निर्भर करता है, उसका वक्र कैसा आता है, उसको हम देखेंगे। तो लेकिन एक तो प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, दैट इज कि पास बैंड है और अल्फा का मान कैसा है, 0। तो सो फार pass band alpha is supposed to be 0, then what you get, cos hyperbolic alpha. Put the values of alpha equal to 0, so cos 0 that is equal to 1. So you need cos hyperbolic alpha in the equation 3 and its value is found to be 1. So you get a simple equation. Put this value cos hyperbolic alpha equal to 1, this equation 3. जब आप उसको पुट करेंगे तो cos हाइपरबोलिक अल्फा 1 हो जाएगा, बचेगा क्या, cos बीटा। तो cos बीटा का मान इतना जाएगा। और इसमें ये इतना अच्छा इक्वेशन आपको मिल गया कि सीधे बीटा जो है फ्रीक्वेंसी पे निर्भर दिखाई दे रहा है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। cos बीटा की वैल्यू को साइन में चेंज करिए, 1 - 2 sin स्क्वायर बीटा बाई 2। इधर का रीअरेंजमेंट ही करना है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। हाँ, आपको पीछे पढ़ाया गया कि ओमेगा स्क्वायर सी इज इक्वल टू 4/LC। पुट दिस वैल्यूज, सो यू गेट फर्दर सॉल्विंग, you get sin beta by 2 equal to f upon fc, so beta is equal to 2 sin inverse f upon fc। जो दो प्रूव करने थे आपको, जो अल्फा और बीटा के लिए जो मैंने कहा था सिद्ध करना है, उसमें दूसरा वाला आपने पहले सिद्ध कर लिया, दैट इज बीटा इज इक्वल टू 2 sin inverse f upon fc। नाउ वेरी द वैल्यू ऑफ f, you get the values of beta। if you vary the value of f, you get the values of beta। यदि आप f का मान परिवर्तित करेंगे तो आपको बीटा का मान मिल जाएगा। और आप उसी तरह से एक ग्राफ खींच सकते हैं बीटा और f के में, कब, जब अल्फा का मान 0 है, अर्थात पास बैंड में बीटा का वेरिएशन आपको मिल सकता है। पास मिलेगा बीटा का वेरिएशन कैसे मिलेगा उसको देखिए। पास बैंड है और उसमें बीटा कैसे वेरी कर रहा है, ये आपको इस ग्राफ से दिखाई देगा। देखिए यही पास बैंड है और ये क्या है, स्टॉप बैंड है। तो पास बैंड में जबकि अल्फा 0 है, यू हैव अ वेरिएशन ऑफ बीटा लाइक दिस। पुट द f इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू 0, f इक्वल टू f, फॉर f इक्वल टू fc यू गेट बीटा इक्वल टू पाई। जैसे मैंने अभी कहा कि n पाई जनरल इक्वेशन है, तो आपको पाई मिलेगा, तो fc इक्वल टू पाई। पुट द वैल्यूज ऑफ fc बाई 2, यू गेट बीटा इक्वल टू पाई बाई 3। इक्वेशन इज दिस इक्वेशन जिसको अभी आपने सिद्ध किया था, इसमें आप मान रखेंगे तो आप इन वैल्यूज को, आपको ये सब वैल्यूज मिलेंगी और इसको जब बिंदुवार मिलाएंगे तो ये ग्राफ आएगा। तो वेरी सिंपल इक्वेशन, बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स f अपॉन fc, यू कैन मेक अ टेबल लाइक दिस, और इसमें f की मान रखिए और बीटा इक्वल टू साइन इनवर्स f अपॉन fc का मान निकाल लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल चार्ट से, टेबल से, इनवर्स फंक्शन से, और आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा। और जब देखिए f इक्वल टू fc है तो बीटा का मान कितना है, पाई है। जो अभी भी पीछे वाली इक्वेशन, जो सेकंड इक्वेशन थी कि साइन बीटा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू n पाई, यानी ये जनरल वैल्यू फॉर n, तो सो बीटा इक्वल टू पाई। सो पास बैंड, स्टॉप बैंड में बीटा का मान पाई रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो नहीं बदलेगा। लेकिन पास बैंड में बीटा का मान बदलेगा, स्टॉप बैंड में बीटा का मान नियत रहेगा, लेकिन पास बैंड में बीटा का मान बदलेगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि फेज कांस्टेंट का फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन। अब आपका लक्ष्य ये होगा कि एट्रीब्यूशन कांस्टेंट का भी फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन निकाला जाए। तो उसको कैसे निकालते हैं, देखिए फेज कांस्टेंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी वगैरह से जो मिला है उसको पहले ही इकट्ठा कर लीजिए और इसका उपयोग दूसरा अल्फा के वेरिएशन को निकालने में करिए। देखिए स्टॉप बैंड में पाई बीटा का मान नियत है, वो किसके बराबर है, पाई के, और अल्फा 0 है पास बैंड में एंड हैव ए वैल्यू इन स्टॉप बैंड। और अल्फा जो है पास बैंड में तो 0 है, इसका वेरिएशन किस में आएगा, स्टॉप बैंड में आएगा, ये कोई ना कोई वैल्यू लेके चलेगा। तो उसी को हमको निकालना है कि व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ अल्फा, सो दैट वी कैन ट्रेस अ ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ अल्फा इन स्टॉप बैंड। ऑलरेडी पास बैंड में इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो जो वेरिएशन है वो स्टॉप बैंड में आएगा। तो क्या उसमें आपको मिल रहा है कि कास बीटा इज फाउंड टू बी स्टॉप बैंड में, बीटा की वैल्यू कितनी है, पाई। तो पुट कास बीटा इक्वल टू कास पाई इक्वल टू -1 इन इक्वेशन कास हाइपरबोलिक अल्फा कास बीटा दैट इज इक्वल टू 1 - ओमेगा स्क्वायर LC बाई 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में ही फिर धरे, तो इस बार कास बीटा इक्वल टू कास पाई इक्वल टू -1 धर रख दें आप, तो यू गेट द वैल्यूज ऑफ माइनस कास हाइपरबोलिक अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस दिस मच। इसको आप रीअरेंज कर रहे हैं, ओमेगा सी का मान निकाल रहे हैं। तो फाइनल इक्वेशन जो आपको मिलने वाली इक्वेशन है, सबसे सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, कुछ ऐसी है।
कि cos हाइपरबोलिक अल्फा इक्वल टू दिस मच 2 cos, इसको जरा सा सिंपल cos हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2 में अल्फा में ले आइए। तो इस तरह से आपको सब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन पता है कि cos हाइपरबोलिक अल्फा को 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड जैसे है वैसे आने दीजिए। फिर इसको 2 और 2 को कैंसिल, जो आप वहाँ से ये -1 कैंसिल करिए, फिर 2 और 2 भी कैंसिल होंगे, तो आपको cos हाइपरबोलिक अल्फा बाई 2 एफ अपान एफ सी मिल जाएगा। और अल्फा कितना मिलेगा, 2 cos हाइपरबोलिक इनवर्स एफ अपान एफ सी। तो जिस चीज की हमें आवश्यकता थी, जिसे आपको सिद्ध करना था, वो अल्फा और फ्रीक्वेंसी का आपको जो है वेरिएशन मिल गया है। अब इसको आप ड्रा कर लीजिए। देखिए यहाँ ड्रा करते हैं, यहाँ पे हम एफ का मान रखेंगे, यहाँ पे हम अल्फा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, या इक्वल टू एफ सी पे अल्फा का मान अभी भी 0 है, क्योंकि पूरे पास बैंड में अल्फा का मान 0 है, तो एफ सी पे भी अल्फा का मान 0 होगा। और जैसे ही एफ सी से आप आगे बढ़ेंगे तो स्टाफ बैंड में ये अल्फा का वेरिएशन है। ये देखिए आपको एफ सी 2, एफ सी 3, एफ सी पे वैल्यू जा रही है और ये वेरिएशन आपको पता चल जा रहा है। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी है जो पास बैंड और स्टॉप बैंड को अलग करती है। और इस एनालिसिस से जो अभी आपने किया है, आपने अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा का स्टॉप बैंड में फ्रीक्वेंसी के साथ जो विचलन है, जो वेरिएशन है, जो वैल्यूज है, उसको आपने पढ़ लिया यहाँ पे। और ये देखा आप इस तरह से। इसके पीछे वाली ग्राफ में आपने बीटा के लिए भी किया, वे पास बैंड में था। अल्फा के लिए किस में किया आपने, ये कौन सा बैंड है, इसको मैं यहाँ डिनोट कर दे रहा हूँ, ये आपका स्टॉप बैंड है। कैसे, कौन सा बैंड है ये स्टॉप बैंड है। स्टॉप बैंड में वेरिएशन किसका देख रहे हैं आप, अल्फा का देख रहे हैं। तो ये स्टॉप बैंड का वेरिएशन था। ओके, सो इस एनालिसिस से ये क्लियर हो गया कि जो रिएक्टेंस कर्व हैं वे कितने तरह से खींच सकते हैं और फिर अल्फा और बीटा फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वैरीज करते हैं। लो पास फिल्टर के लिए डिजाइन स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले ही आपने ऑब्जेक्ट लिया है कि कैसे डिजाइन करते हैं, तो इतनी एनालिसिस करने के बाद आप एक लो पास फिल्टर बहुत आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। और उसमें जो है उसको मैंने 3 पदों में बांट लिया है, क्या आपको दिया है और आपको क्या करना है। देखिए, आपको डिजाइन इम्पीडेंस दिया रहेगा, डिजाइन इम्पीडेंस की वैल्यू आर नॉट और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जेड सी। यदि ये दोनों डाटा दिए रहेंगे तो आपको एक फिल्टर डिजाइन करना रहेगा। आपने अभी देखा कि टी सेक्शन में क्या चाहिए, आपको सीरीज आर में इंडक्टर चाहिए, शंट आर में कैपेसिटर चाहिए। यदि इंडक्टर एल की वैल्यू, कैपेसिटर सी की वैल्यू यदि आपको मिल जाती है तो आपका फिल्टर क्या हो जाता है, डिजाइन हो जाता है। इसको मैं 3 स्टेप में लेता हूँ। देखिए, जो व्हाट एवर यू गिवन, जो आपको दिया गया है वो डिजाइन इम्पीडेंस है आर नॉट, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एल बाई सी। और क्या दिया है, एफ सी, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई अंडर वुड एल सी। ये दोनों वैल्यूज आपको दी गई हैं, तो आपको फिर क्या करना होगा, आपको एल और सी का केवल मान ही तो निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। एक बार इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, लीजिए पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई किया तो लेफ्ट हैंड साइड में आर नॉट मल्टीप्लाइड बाई एफ सी है, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट एल बाई सी मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन पाई अंडर वुड एल सी है। सो यू गेट, इसको सॉल्व करके जो C की वैल्यू है, कैपेसिटर की जो वैल्यू है, वो उसकी कैपेसिटेंस आप निकाल सकते हैं 1 अपॉन पाई आर नॉट एफ सी। ये रिमेम्बर करिए इक्वेशन 3 को। इससे आप एक जो है शंट पैरामीटर को आपने निकाल लिया, शंट वैल्यूज को निकाल लिया, जो शंट आर्म में जो वैल्यूज लगती है उसको निकाल लिया आपने। फिर आप पहली बार तो मल्टीप्लाई की तरफ डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो आर नॉट अपन एफ सी आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में डिवाइड होकर एल अपन पाई जाएगा। ये आपको इंडक्टर देगा, इंडक्टर का मान कितना था, आर नॉट पाई डिवाइडेड बाई एफ सी। तो इक्वेशन 3rd एंड 4th जो है, ये इक्वेशंस से आपको क्लियर हो जा रहा है कि आप एल और सी की वैल्यूज निकाल के अपने फिल्टर को क्या कर लेंगे, लो पास फिल्टर को डिजाइन कर लेंगे। तो आज की क्लास में जो है ये स्टडी बेसिक स्टडी थी। जितनी स्टडी कराई गई है इसमें, उसको मैं आउटलाइन तो अंत में बता ही दूंगा आपको जो है समरी में, लेकिन जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेज हैं, जो असाइनमेंट है, उसको भी थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा के बता, बहुत जरूरी है आपके अध्ययन के लिए। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं नेटवर्क के कोर्स हैं, तो असाइनमेंट के माध्यम से उसको दोहराते चलें। देखें, पहला क्वेश्चन जो आपको करना है वह नियत के सेक्शन अथवा प्रोटोटाइप फिल्टर है। तो ये क्वेश्चन इजी है। नियत के सेक्शन अथवा प्रोटोटाइप फिल्टर को परिभाषित करना है, जो मैंने परिभाषा दी है उसको आपको करना है। फिर एक मैंने रिलाइज सर्किट समझाई कि कैसे लो पास फ्रीक्वेंसीज को जाने देगा और हाई पास फ्रीक्वेंसीज को ये ब्लॉक कर देगा, नहीं जाने देगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। ये टी सेक्शन और पाई सेक्शन प्रोटोटाइप फिल्टर के लिए मैंने दोनों करके समझाया, तो आपको ये करना है। तीसरा क्या है, एक सिमेट्रिकल टी सेक्शन लेकर के
जो उसमें एलपीएफ हेतु जो पैरामीटर्स होते हैं उनको आपको जो है उनके एक्सप्रेशन को डिराइव करना है, व्यंजक निकालना है। इसमें Z0T है, अर्थात इम्पीडेंस करेक्टिव इम्पीडेंस टी सेक्शन के लिए है। डिजाइन इम्पीडेंस R0 आपको डिराइव करना है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC आपको ग्राफ से और 2 तरीके से करके मैथमेटिकल भी दिखाया गया है। फिर अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा का फ्रीक्वेंसी के साथ जो वेरिएशन का इक्वेशन है और ग्राफ वे निकालिए। फिर बीटा का जो है एक्सप्रेशन फेज कांस्टेंट का, उसको आपको निकालना है। और फिर चौथा क्वेश्चन ये है कि आपको रिएक्टेंस वक्र और इम्पीडेंस वक्र खींचने हैं। जैसे इम्पीडेंस वक्र है तो करेक्टिव इम्पीडेंस वर्सेज फ्रीक्वेंसी खींचना है। फिर अटेन्यूएशन कांस्टेंट का जो है फ्रीक्वेंसी के साथ वक्र खींचना है, जो अभी खींचा गया है। फिर फेज कांस्टेंट का जो है फ्रीक्वेंसी के साथ वक्र खींचना है। और फिर इसके बाद जो है छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं कि यदि R0 की वैल्यूज दी है, FC की वैल्यूज दी है तो LPF डिजाइन करिए, ठीक है। और फिर पाई सेक्शन में कुछ डाटा दिया है, जैसे इंडक्टर की वैल्यूज दी है, सन कैपेसिटेंस की वैल्यूज दी है, तो आपको उसका पहले वाले क्वेश्चन का इन्वर्स करना है, इसमें R0 और FC का मान निकालना है। फिर एक और क्वेश्चन है कि यदि टी सेक्शन में लो पास फिल्टर डिजाइन करना है जिसमें सीरीज इंडक्टर की वैल्यूज दे दी है और कैपेसिटर की वैल्यूज दे दी है, और इन्होंने फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं कि किस फ्रीक्वेंसी पे कितना अटेन्यूएशन होगा। अटेन्यूएशन हो रहा है, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू अटेन्यूएशन की है, तो आपको बताना है कि कितना अटेन्यूएशन इस आवृत्ति पे होगा। तो ये छोटे छोटे असाइनमेंट हैं जिनको आप करेंगे तो आपको ज्ञान अच्छा होगा। फिर जो है आज की जो क्लास हुई है इसको एक समराइज कर लीजिए कि आपने आज जो अध्ययन किए हैं। देखिए, आपने आज सबसे पहले प्रोटोटाइप फिल्टर की परिभाषा एवं उसकी विशेषता, डिजाइन इम्पीडेंस वगैरह को लेकर जो उसको परिभाषित किया गया था आपने उसको पढ़ा है। फिर उसके बाद सिमेट्रिकल टी एवं पाई सेक्शन द्वारा जो है रियलाइजेशन किया है एलपीएफ का, प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर का, कि लो फ्रीक्वेंसी ही गुजरेगी, हाई फ्रीक्वेंसी इसमें से नहीं गुजरेगी। इसको आपको समझाना हुआ, समझाया गया इसमें। फिर डिजाइन इम्पीडेंस, करेक्टिव इम्पीडेंस, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज और सिमेट्रिकल टी सेक्शन के लिए इसकी एनालिसिस मैथमेटिकली की गई। फिर इनके ग्राफिकल स्टडी भी की गई। ये तो टी सेक्शन के लिए थी, तो पाई सेक्शन के लिए भी उन्हीं प्रॉपर्टीज को निकाला गया, इनकी मैथमेटिकल इक्वेशन समझाई गई है। फिर करेक्टिव कर्व ड्रा किए गए हैं इम्पीडेंस वर्सेज फ्रीक्वेंसीज के, ठीक है, दोनों के लिए, टी और पाई के लिए आपको करके दिखाया गया है। जो है टी के लिए जो है, और एफसी पे देखिए टी के लिए 0 पर बनता था और पाई के लिए इन्फिनिटी पे इम्पीडेंस जाता था, ये भी समझाया गया। फिर जो है कुछ रिएक्टेंस कर्व थे जो अटेन्यूएशन के, ठीक है, फेज कांस्टेंट के, फ्रीक्वेंसीज के वेरिएशंस के, अलग से फ्रीक्वेंसी के सापेक्ष, इसको भी आप समझे। फिर 3 स्टेप्स में डिजाइन समझे हैं आप, और कि कैसे एक लो पास फिल्टर को डिजाइन करते हैं, और अंत में असाइनमेंट। तो मैं समझता हूँ कि आज की क्लास की जो टॉपिक्स हैं वे कंप्लीट हो गए आपके, और आपको ये चीज़ें समझ में भी आई हैं। ओके। So students, we hope that this video lecture filter part 2 is very useful to you. आप में से यदि किसी स्टूडेंट को कोई संदेह हो, कोई डाउट हो, कोई आज के व्याख्यान से संबंधित कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं फिल्टर पार्ट 3 में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।